अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम की पार्ट 1 के एक टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन केपी, केसी एंड केएक्स से को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर बेटा केएक्स मैंने एडिशनली लिखा है, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसका बोर्ड जो पिंडी बोर्ड आपका है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना है। ये आसान सी चीज़ है और एक रिलेशन है जिसको आपने याद रखना है। अभी हम स्टार्ट में एक जनरल इक्वेशन ले रहे हैं जिसमें ए बी से रिएक्ट कर रहा है। ये जो कैपिटलाइज्ड लेटर है इसमें ए और बी आपस में रिएक्टेंट्स हैं और वो प्रोडक्ट में सी और डी बना रहे हैं। जबकि ये एक रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन शो किया गया है और स्मॉल ए बी सी डी में इस चीज़ के मोल्स मींस ए का कोएफिशिएंट स्मॉल ए है, बी का कोएफिशिएंट स्मॉल बी है एंड सी का सी और डी का डी। ये आपके पास स्मॉल ए बी सी में इनकी कोएफिशिएंट्स हैं। इन शॉर्ट ये इसके मोल्स हैं। अब हम अगर इसका केसी लिखते हैं तो हमारे पास केसी हमें पता है, हम लॉ ऑफ मास सेक्शन में पढ़ कर आए हैं कि सी डी का प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ सी डी की प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स जो हैं अगर हम रेशो लेते हैं तो वो के सी के बराबर होता है एट इक्विलिब्रियम। उसके बाद अगर हम फॉर एग्जांपल अब के पी में आ जाते हैं। अब के सी बेसिकली क्या है, एक कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन, क्योंकि इसके अंदर हमने ये जो ब्रैकेट्स लिए हैं लार्ज ब्रैकेट्स वो बेसिकली किस यूनिट को शो कर रही हैं, मोल पर डीएम क्यूब को शो कर रही हैं, ठीक है। ई लगाएं या ना लगाएं तो बेहतर है। अब हमारे पास यहाँ पर अगर हम प्रेशर के अकॉर्डिंगली बात करें तो हमारे पास क्या होता है कि जो के पी है मतलब कांस्टेंट जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रेशर, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट होंगे मतलब फॉर एग्जांपल सी और डी है, अगर ये गैशियस फेज़ में है तभी प्रेशर का के पी लिखा जाएगा, ठीक है। प्रेशर के रिस्पेक्ट से हमारे पास कांस्टेंट की प्रोडक्ट और रिएक्टेंट लिखी जाएंगी, अदरवाइज़ नहीं लिखी जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपके पास गैसेस हैं तो सी और डी की जो प्रेशर्स हैं वो प्रोडक्ट के प्रेशर्स हुए, तो पी सी पावर सी मल्टीप्लाइड बाई ये जो डॉट लगाया गया है बेटा ये मल्टीप्लाई कर लगाया गया है, उसके बाद पी डी की पावर डी डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स हो गए पी ए और पी बी रिस्पेक्टिवली, ए बी उनकी पावर्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये के पी का कांस्टेंट हो गया। तो अब आप देख सकते हो दोनों एक ही तरह के दिख रहे हैं। जहाँ पर सी कंसंट्रेशन ली गई थी वहाँ पर सी का प्रेशर लिया गया है, डी की कंसंट्रेशन ली गई थी वहाँ पर कहते हैं जो है पी का प्रेशर लिया गया है एंड सो ऑन। अब हमारे पास बेटा इसको समझना क्या है, देखो अगर तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स आर सेम, द वैल्यू ऑफ के सी एंड के पी आर सेम, ठीक है। ये दोनों आपस में सेम हो जाएंगी अगर फॉर एग्जांपल ए स्मॉल बी आपस में सम इसका इक्वल हो सी प्लस डी का, स्मॉल सी स्मॉल डी का के सम के। तो इसको कौन सा रिलेशन हमें समझाता है, ये हमारे पास बीएससी लेवल पर हायर लेवल पर जो होती हैं इसमें इसकी डेरिवेशन भी करते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर एफएससी कोर्स के अंदर हम सिर्फ़ और सिर्फ इसका रिलेशन जो है वो डायरेक्ट लिखते हैं और उसको पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए बेटा के पी इज़ इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन है। तो इसके अंदर यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि के पी तब बनेगा के सी के इक्वल जब आप आर टी मल्टीप्लाइड करेंगे और पावर्स डेल्टा एन करेंगे। आर बेसिकली क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर है और डेल्टा एन क्या है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। हम एक चीज़ अपने जहन में रखनी है कि प्रोडक्ट के मोल्स हमेशा पहले लिखने हैं और फिर रिएक्टेंट्स के मोल बाद में। इसमें ये नहीं करना जैसे फॉर एग्जांपल अगर इधर 2 मोल्स होते हैं दोनों को मिला के प्रोडक्ट के, इधर 3 है तो आपने 2 - 3 करना है। 3 - 2 करेंगे तो साइन डिफरेंट हो जाएगा और आपको समझ नहीं आएगा, वो डिफरेंस नहीं लेना। बेसिकली उसको डिफरेंस लेने के साथ साथ आपने
उसको प्रोडक्ट को पहले रखना है ताकि आपको साइन कन्वेंशन भी हासिल हो। अब केस 1 में हम इस चीज़ को समझते हैं कि हमने ऊपर पढ़ लिया कि अगर तो फॉर एग्जांपल ये सेम है तो एन पी माइनस एन आर कितना आएगा 0, तो डेल्टा एन 0 हुआ तो इसके आर टी की वैल्यू 1 आ गई ना। इसको मैंने आगे भी सॉल्व किया हुआ है तो 1 आ गई। आर टी की वैल्यू अगर फॉर एग्जांपल की वैल्यू 1 कैसे आएगी, आर टी की वैल्यू की पावर जो है डेल्टा एन अगर 0 हो तो होल टर्म क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो इसलिए के पी इक्वल हो जाएगा के सी। इसी बेसिस पर मैंने ये वाला पॉइंट लिखा है। लेकिन अगर केस 1 में देखें तो डेल्टा एन की पावर क्या लिखी हुई, वैल्यू क्या लिखी हुई है सॉरी +1। तो ये शो कर रही है कि एन पी जो है वो ग्रेटर है एन आर से। तो ज़ाहिरी बात है अगर आपके पास 4 होंगे ये 3 होंगे तो तभी आपके पास +1 आंसर आएगा ना, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो पॉजिटिव वैल्यू में हम जर्नल में +1 लिख रहे हैं, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हुई तो हमारा ये रिस्पेक्टिव जो वो आंसर माना जाएगा। तो डेल्टा एन की पावर अगर 1 डाली तो आर टी की वैल्यू 1 आई तो आपके पास यहाँ पर जो है वो ये आर टी एक मतलब वैल्यू की तौर पर रहेगा। तो इस बेसिस पर के पी जो है वो ग्रेटर हो जाएगा के सी से। अगर इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो बेटा वो इस तरह है कि के पी जो है वो के सी के इक्वल तब होता है जब के सी किसी चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इट मीन्स कि के पी जो है वो लार्जर वैल्यू है। ठीक है, इसी तरह आगे चलता हूँ। नेक्स्ट केस में हमारे पास बेटा केस 2 है कि जब हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हैं वो कम हो। ठीक है, इसमें मैं लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आर लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो उसमें आप कैसे इसको पढ़ोगे, देखो हमारे पास यहाँ पर डेल्टा एन है वो अगर -1 होगा तो आपने -1 वैल्यू पुट की तो अब यहाँ पर आर टी -1 है ना पावर। तो जब उस तरफ आर टी चला जाएगा तो आपके पास क्या जो है वो रिज़ल्ट निकलेगा कि के सी तब बनता है जब के पी आर टी से मल्टीप्लाई हो। इट मीन्स के नाउ के सी इज़ लार्जर वैल्यू। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्योंकि के पी के अकॉर्डिंगली लिख रहे हैं तो हम कहेंगे के पी इज़ शॉर्टर या स्मॉलर देन के सी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कि केस 3 में। केस 3 के अंदर हम देखते हैं के सी में हमारे पास वही चीज़ जो मैंने लाइन में लिखी थी कि के पी अगर एन पी जो है वो एन आर के इक्वल हो तो एन डेल्टा एन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास के पी इज़ इक्वल टू के सी और आर टी की पावर अगर 0 होगी तो के पी इक्वल्स हो जाएगा के सी के। ठीक है, ये बेटा आपका जो रिलेशनशिप बिटवीन के सी एंड के पी होगा ये आपके पास है। अब यहाँ पर मैं आपको के एक्स का बताता हूँ। नाउ व्हाट इज़ के एक्स। बेटा ये जो एक्स है ना, इस एक्स को हम कैपिटल एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज़ कॉल्ड मोल फ्रैक्शंस। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन आप चैप्टर नंबर 9 में भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये बेसिकली होती है फॉर एग्जांपल ए कंपोनेंट की मोल्स लेनी है तो आपने कंपोनेंट ए मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स करने होते हैं। तो अगर हम उसका रिएक्शन उस रिएक्शंस के मुताबिक लिखें तो प्रोडक्ट ऊपर थे तो हम कहेंगे एक्स सी मल्टीप्लाइड बाय एक्स डी डिवाइडेड बाय एक्स ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स बी। ये इनके नंबर ऑफ मोल्स आ गए, मोल फ्रैक्शंस आ गई। तो मोल फ्रैक्शंस ऑफ प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ देयर कोएफिशिएंट्स। ये हमारे पास एडिशनली आ गया। इसी तरह हम के एक्स भी निकाल सकते हैं, के पी भी निकाल सकते हैं क्योंकि के पी और के सी का रिलेशन आपको दिया गया था जैसे ऊपर दिया गया। तो हम यहीं तक इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस आ जाती है। बुक के अंदर आपका यहाँ पर एग्जाम्पल आती थी और एग्जाम्पल आप जब इसको रीड आउट करेंगे तो उसमें बेसिकली उसके मुताबिक होगा। एप्लीकेशंस पर आ जाते हैं। एप्लीकेशंस बेसिकली केसी की एक्सप्लेन करने के लिए हमें 3 तरीक़ों से कहते हैं जो वो प्रेडिक्शन हासिल हो सकती है केसी के हवाले से। एप्लीकेशन ऑफ केसी को आप किस तरह समझते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि बेटा एक रिएक्शन के केसी वैल्यू से आप डायरेक्शन भी मालूम कर सकते हैं, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, और थर्ड चीज़ ये है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम आगे पढ़ें तो इसको स्टडी करते हैं हम। फॉर एग्जांपल हमारे पास बेटा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन है। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में आप देख सकते हैं के सी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट है। ठीक है, तो
ये आपके पास यहाँ पर केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन कहते हैं। तो टू टर्म्स हमारे पास यहाँ पर यूज़ होंगी, रेशो विद द वैल्यू ऑफ के सी। जहाँ पर हम के सी कहेंगे ना, इट मीन्स कि ये प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की वो वैल्यूज़ हैं कि जब रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाता है। अब एक रिएक्शन जो है वो 50-50 पे भी बैलेंस हो सकता है, 20-20-80 पे भी बैलेंस हो सकता है, 80-20 पे भी बैलेंस हो सकता है। मीन्स 80% रिएक्टेंट और 20% प्रोडक्ट एंड 20% प्रोडक्ट, 20% रिएक्टेंट एंड 80% प्रोडक्ट एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम के सी की जब वैल्यू की बात करेंगे, वो होगा कि एट इक्विलिब्रियम जो वैल्यू आ रही है। जबकि हम रेशो की अगर बात करेंगे, अगर मैं टर्म लेता हूँ रेशो, तो वो भी प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट है, लेकिन वो एट एनी अदर पॉइंट है कि अगर के सी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर थी तो उससे पहले या उसके बाद अगर कोई वैल्यू आती है प्रोडक्ट ऑफ, जब हम सैंपल निकालते हैं, फॉर एग्जांपल रिएक्शन आप करा रहे हैं एस्टरिफिकेशन का, उस दिन भी आपने किया, तो उसके अंदर आप सैंपल निकाल रहे थे। जब सैंपल निकाल रहे थे तो सैंपल को जब चेक करेंगे तो ज़रूरी तो नहीं है कि एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुँचे। तो वो जो आपने प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की रेशियो ली है वो बेसिकली बिफोर इक्विलिब्रियम होगी, उसको आप क्यू सी भी कह सकते हो। ये वाली वैल्यू को क्यू सी आपने मैट्रिक लेवल पर बोला था, ठीक है। अब हम इसको रिलेट करते हैं और डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को फॉलो करते हैं। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड की बात करेंगे। तो अगर रेशो मतलब सैंपल आपने निकाला, उसमें प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स की वैल्यू निकाली और उनकी रेशो ली। अगर रेशो कम हो के सी से तो इट मीन्स के आपके पास यहाँ पर ये फार्मूला है। देखो इसको हम इस तरह समझते हैं, अगर रेशो आपको कम आए, जो के सी की एक्चुअल वैल्यू है, जो आपको ऑलरेडी पता है इक्विलिब्रियम पॉइंट की वैल्यू, तो वो अगर कम होगी तो रिएक्टेंट्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। देखें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ऊपर से देखें तो प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे, प्रोडक्ट कम है, रेशो अगर कम है तो प्रोडक्ट भी कम है, और अगर रेशो कम है तो रिएक्टेंट ज़्यादा है। तो इट मीन्स कि मोर रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट, लेस प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल, सो मोर प्रोडक्ट इज़ नीडिड। आपको प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए, तो प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए होगी तो क्या करेंगे, रिएक्शन विल गो टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड केस पे कि अगर रेशो ज़्यादा है के सी से, अगर रेशो ग्रेटर हो ना, तो आप यहाँ पर इस फार्मूला को देखें कि रेशो अगर ज़्यादा है तो रिएक्टेंट्स क्या हैं, कम है। रिएक्शंस कम है तो लेस रिएक्टेंट्स मोर प्रोडक्ट। नाउ अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वापस जाना पड़ेगा, तो इसलिए रिएक्शन विल गो बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये आपके पास आता है। और अगर आप सैंपल लेते हो और सैंपल की आपको जो वैल्यूज़ हैं उसमें एज़ इट इज़ जो आपकी वैल्यू के सी की थी वही वैल्यू आ जाती है, तो अब आपके पास वो रिएक्शन किस में पहुंच चुका है, इक्विलिब्रियम में पहुंच गया। तो यहाँ पर आपने बेटा डायरेक्शन में ये सीखा कि रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाता है, बैकवर्ड भी जाता है, और उसमें हम रेशो लेते हैं, और रेशो एट एनी अदर पॉइंट ऑफ द सैंपल होता है, ठीक है। अगर वो ज़्यादा कम है तो रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव कर रहा होता है। अब आप देखें, आपने पहली इक्वेशन से ये समझा कि रिएक्शंस में जो के सी की वैल्यू है वो हमें डायरेक्शन बता रही है कि रिएक्शन किस तरफ जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है या फॉरवर्ड जा रहा है। अभी हम सेकंड एप्लीकेशन पर आ जाते हैं, और बेटा वो एप्लीकेशन है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में हमारे पास क्या है, इसके लिए मैंने लिखा है कि किस हद तक रिएक्शन हुआ है या हो चुका है। तो इसके अंदर हम कंप्लीट और इनकम्प्लीट की बात करेंगे। इसके अंदर हम बेटा कंप्लीट और इनकम्प्लीट की बात करेंगे कि अगर हमारे पास रिएक्शन जो है वो आलमोस्ट कंप्लीट है या आलमोस्ट इनकम्प्लीट है। अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट को समझने स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि हमारे पास कंप्लीट और इनकम्प्लीट की क्या बात है। जैसे बेटा हमने पढ़ा हुआ है कि रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होगा। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये आधे आधे पे बैलेंस हुआ है, या यहाँ पर बैलेंस हुआ है, या यहाँ पर बैलेंस हुआ है। मींस रिएक्टेंट्स की साइड पर, प्रोडक्ट की साइड पर, या
कितने जब वो हमारे पास 50% आलमोस्ट उसकी कंसंट्रेशन है। तो ये रिएक्शन हमें इनकम्प्लीट और कंप्लीट का भी बताता है, क्योंकि बाज़ औक़ात रिएक्शंस में प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होते हैं, रिएक्टेंट कम स्टेबल हैं, तो ज़्यादा प्रोडक्ट कम रिएक्टेंट करके वो स्टेबल हो जाएगा अगर और इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और अगर फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट स्टेबल हैं बट प्रोडक्ट कम स्टेबल है तो रिएक्टेंट फॉरवर्ड जाएगा ही नहीं, वो वहीं पर शुरू के पॉइंट्स में ही वो अपने आप को बैलेंस कर देगा और उस दौरान रिएक्शन ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट और इनकम्प्लीट का कॉन्सेप्ट आता है। अब हम इसमें केस 1 पढ़ते हैं कि अगर KC की वैल्यू लार्ज हो, अब इसमें QC का कोई चक्कर नहीं है, इसमें सिर्फ क्या है KC की वैल्यू ओवरऑल देखी जाती है। KC की वैल्यू अगर 10 की पावर मैक्सिमम तक हो, 55 इस तरह की, 35, 10 की पावर 10 है, ये सो ऑन, तो तब आपके पास यहाँ पर जो है वो ये देखा जाता है कि रिएक्शंस क्या है, कंप्लीट है। फॉर एग्जांपल ओजोन लेस स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो राइट साइड पर प्रोडक्ट हैं तो रिएक्शन आलमोस्ट कंप्लीट रहेगा। उस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ज़्यादा प्रोडक्ट और कम रिएक्टेंट रहेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर KC की वैल्यू स्मॉल है, KC की वैल्यू अगर स्मॉल होगी तो रिएक्शन क्या है, इनकम्प्लीट रहेगा। मीन्स अगर ये HF की डिसोसिएशन की एग्जांपल दी हुई है तो अब ये देखें ये इसमें जाना नहीं चाहता, जाएगा तो सही, लेकिन देखो 2000 डिग्री पर ये सिर्फ और सिर्फ KC की वैल्यू शो कर रहा है 10 की पावर -13 समथिंग, तो ये बहुत ही कम है। इट मीन्स कि रिएक्शन स्टार्ट हुआ लेकिन रिएक्शन प्रोडक्ट में जाना नहीं चाह रहा, उसने फैसला चेंज कर लिया। अब क्या हुआ कि रिएक्शन बैलेंस तो हो गया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे हैं, प्रोडक्ट उतने ही रिएक्टेंट में आ रहे हैं, रिएक्शन ने अपने आप को डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करवा दिया, लेकिन उसमें रिएक्टेंट्स ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट की तादाद बहुत ही कम है, ठीक है। और अगर आलमोस्ट मॉडरेट वैल्यू लाइक न्यूमेरिकल्स वैल्यू हैं तो वो फिर 50-50 चांसेस होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट केस आता है, द अफेक्ट ऑफ कंडीशंस ऑन पोजीशन और इक्विलिब्रियम। इसके अंदर की एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको बुक से मिलेगी। वो बेसिकली क्या है कि 2 चीज़ें हैं, एक है हमारे पास केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और एक है इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेसिकली KC होता है और वो बेसिकली ये है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो रेशो है वो KC कहलाती है। लेकिन इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है कि वो किस साइड पर वो ज़्यादा रह रहा है, वो रिएक्टेंट की साइड पर बैलेंस कर रहा है या प्रोडक्ट की साइड पर बैलेंस कर रहा है, तो वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन होगी। जैसे मैं अगर ये बात करूँ तो यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पर है, लेकिन अगर KC की वैल्यू यहाँ पर है, मतलब थोड़ी वैल्यू है, स्मॉल है, तो ये आपके पास यहाँ पर रिएक्शंस की पोजीशन होती है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन। इसको हम राइट और लेफ़्ट से बताते हैं। बात वही कंप्लीट और इनकम्प्लीट की है, लेकिन क्या है हम राइट और लेफ़्ट से पोजीशन उसकी बताया करते हैं। तो अगर KC की वैल्यू ओवरऑल लार्ज हो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन बेसिकली कहाँ होगा, राइट पर होगा, उसमें प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे, रिएक्टेंट कम होंगे। और अगर KC की वैल्यू स्मॉल होगी तो आपके पास यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो लेफ़्ट साइड पर होगी। तो बेटा ये आपका टॉपिक था। इसमें जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, डिटेल में भी आ सकता है, लेकिन शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास इसका क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि हाउ वी कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन एज एन एप्लीकेशन ऑफ द KC कांस्टेंट, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बाय KC कांस्टेंट ऐसे आ सकता है। तो डायरेक्शन भी आ सकती है, एक्सटेंट भी आ सकती है, ओवरऑल एप्लीकेशन का भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने उसको ऐसे हल करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।